चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग का जो टॉपिक था, क्या नाम था? कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट। तो यहीं तक हम लोग लास्ट क्लास में आपको ये पढ़ाया गया था और ये लास्ट एक क्वेश्चन कराई गई थी, है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। 4 into 10 की पावर -2 मोलर NH4OH solution 4 into 10 की पावर -2 मोलर NH4OH solution has percentage ionization of 1%. Find percentage ionization of its 1 molar solution. देखिए, आपको क्या दिया है कि NH4OH का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? 4 into 10 की पावर -4 है, 4 into 10 की पावर -2 है। तो इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन 1% है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो अगर उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर हो जाए तो उसका परसेंटेज आयोनाइजेशन क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर हम बात करें भाई, देखो C1 कंसंट्रेशन, क्योंकि आपको ध्यान देना NH4OH क्या है बताइए? NH4OH बेस है और ये कौन सा बेस है? वीक बेस है। और जब भी वीक एसिड और वीक बेस का क्वेश्चन आता है तो आपका दिमाग में याद आना चाहिए ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का पहली बात तो आपको एक स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं अल्फा बढ़ जाता है, मतलब अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी होता है। ठीक है, तो यहाँ में देखिए, मैं बोला था कि जब भी हम लोग इसमें बात करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं वो नॉर्मलिटी यूज करते हैं। नॉर्मलिटी मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो इस सोल्यूशन का मोलारिटी भाई इतना है और इसकी वैलेंसी फैक्टर भी 1 होगा, तो जो सोल्यूशन का मोलारिटी होगा वही नॉर्मलिटी हो जाएगा। तो मान लो ये सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है 4 into 10 की पावर -2 है और इनके लिए जो परसेंटेज अल्फा है वो 1% है। अब इस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन हो गई है वो 1 हो गई है, तो परसेंटेज अल्फा कितनी होगी आपको ये बताना है। और आप जानते ही हैं कि अल्फा जो होता है, अल्फा और रूट में कैसा रिलेशन होता है, अल्फा और कंसंट्रेशन में रिलेशन कैसा होता है, तो आप जानते हैं भाई कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ C2/C1 ऐसा लिखा जा सकता है। और बताइए, यहाँ में हम अल्फा जो है वो परसेंटेज अल्फा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं? परसेंटेज अल्फा। तो जो हमारा जो अल्फा 2 निकलेगा वो भी कौन सा वाला निकलेगा? परसेंटेज वाला। तो यहाँ में आप डाल दीजिए 1 अपॉन अल्फा 2 और बताइए C2 की वैल्यू कितनी हो गई है? बताइए C2 की वैल्यू कितनी है? 1। और C1 की वैल्यू क्या है? 4 into 10 की पावर -2 है। अगर भाई आप ध्यान देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 1/अल्फा 2 की वैल्यू क्या होगा? और 4 से स्क्वायर रूट से तो 2 निकल जाएगा और 10 की पावर -2 से 10 की पावर -1 निकल जाएगा। तो बताइए, यहाँ से अगर हम लोग दोनों को रिवर्स कर दें तो बताओ अल्फा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 into 10 की पावर -1 हो जाएगी। अगर 2 into 10 की पावर -1 है तो बताओ क्या हो जाएगा? 0.2%। समझ पा रहे होंगे? क्योंकि यहाँ में जो आप अल्फा जो पुट कर रहे थे वो डायरेक्टली परसेंटेज वाली वैल्यू पुट कर रहे थे, तो जो अल्फा निकलेगा, अल्फा 2 निकलेगा, वो भी परसेंटेज वाला निकलेगा। वो भी कर दीजिए। क्या आपको समझ में आया होगा? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अल्फा का कंसंट्रेशन के साथ में याद रखना, कंसंट्रेशन जो होता है नॉर्मलिटी पुट करते हैं। यहाँ में जो हम लोग कंसंट्रेशन यूज करते हैं भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ में हम लोग जो कंसंट्रेशन पुट करते हैं वो नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। और इसका मोलारिटी था इतना और वैलेंसी फैक्टर 1 था, तो सेम ही आएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्टली कंसंट्रेशन लिख दिया। क्या याद समझ पा रहे होंगे? ठीक है, केवल भाई आप लोग कॉपी करना जानते हैं, ना बोलना जानते हैं, ना क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं। यही है आप लोग का जो मेजर ड्रॉबैक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए लिखेंगे एक और क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर find the volume of water added to 300 ml 0.2 molar acetic acid
Find the volume of water added to 300 ml, 0.2 molar acetic acid solution so that degree of ionization become double. So that degree of ionization become double. क्वेश्चन समझ में आया है? बोला गया है हमारे पास में, देखिए क्या है एसिटिक एसिड, क्या है बताइए इसके अंदर में एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कैसी होती है भाई? वीक एसिड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी वॉल्यूम कितनी है 300 ml है, मान लो इसकी वॉल्यूम कितनी है 300 ml है, और इसकी जो मान लो भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा अल्फा की वैल्यू अल्फा होगा। जब आप मालूम है कि जब इसमें आप पानी मिलाएंगे और जब पानी मिलाएंगे तो अल्फा क्या होगा बढ़ेगा, और अल्फा बढ़ते बढ़ते क्या हो गया डबल हो गया। पहले मान लो इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा था और आप कितना इसमें पानी मिलाएंगे कि उसका अल्फा 2 अल्फा के बराबर हो जाए। समझ पा रहे हैं? मतलब आपको क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना इसमें पानी ऐड किया जाए कि अल्फा से वो 2 अल्फा हो जाए। समझ पा रहे हैं? और देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई, आपको जब तक इस टॉपिक में इतना कॉम्प्लिकेटेड करना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट दिखाई देगा, या तो वीक एसिड या तो वीक बेस, तो आपको सबसे पहले किसके पास जाना है? ऑस्टवर्ल्ड के पास। और ऑस्टवर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना है। पहला, ऑस्टवर्ल्ड का डिफिनीशन क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? वो डिफिनीशन से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और आप मुझे बताइए ऑस्टवर्ल्ड क्या बोलता है कि जो अल्फा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है कंसंट्रेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भाई वो। और आपको ये भी मालूम है कि जब आप इसमें पानी मिलाएंगे डाइल्यूशन करेंगे अल्फा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। किसका भाई? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आप डाइल्यूशन करेंगे तो उसकी अल्फा बढ़ने वाली नहीं है, उसकी अल्फा तो फिक्स होती है 1 होती है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अब थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो ये अगर वॉल्यूम हमारा V1 कितना है 300 ml है, तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अरे भाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलो या डिसोसिएशन बोलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है। समझ पा रहे हैं ना? अब बताओ ये हमें कितना पानी मिलाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि कितना पानी मिलाएंगे कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 2 अल्फा। तो बताइए आप यहाँ से जानते हैं कि अल्फा को डायरेक्टली किसके साथ में रिलेट करेंगे? वॉल्यूम के साथ। तो जब अल्फा को वॉल्यूम के साथ में रिलेट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ से लिखा जा सकता है अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 स्क्वायर रूट ऑफ V1 अपॉन V2। अरे भाई लिख सकते हैं ना अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V। समझ पा रहे हैं? तो आप मुझे बताइए शुरुआत में उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी थी अल्फा, अरे भाई बाद में क्या हो गया 2 अल्फा। और यहाँ में बताइए इनिशियल वॉल्यूम कितना था 300, और यहाँ में इसमें क्या मिला गया पानी, तो उसका फाइनल वॉल्यूम। अच्छा बताइए क्या ये वाटर है क्या V2? नहीं, अरे भाई हमारे पास में 300 ml पहले पानी था और इसमें आप क्या मिला दिए भाई? वाटर मिला दिए। तो जब वाटर मिला देंगे तो जो टोटल वॉल्यूम है वो V2 है, मतलब जो V2 है वो 300 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, एक बार और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से ध्यान देना, और यहाँ से देख रहे होंगे आप लोग अल्फा से अल्फा कट जाएगा। बताओ यहाँ से क्या आएगा 1/2 और रूट ऑफ 300 बाई V। अब V2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए। जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, और यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 300 अपॉन V2। तो V2 को क्रॉस करेंगे, किसको क्रॉस करना है? V2 को। तो V2 क्रॉस करेंगे तो 300 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1200 ml। लेकिन आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी मिलाया जाए। समझ पा रहे हैं ना भाई? अच्छा बताओ ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है V2 वो क्या है भाई? V1 प्लस वाटर के बराबर है। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? पहले हमारे पास में ध्यान से सुनिए V1 था 300 ml था, अब इसमें आपने क्या मिला दिया? वाटर। तो आपका फाइनल वॉल्यूम हो गया है V2। समझ पा रहे हैं ना? मतलब जो V2 है वो V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल वॉल्यूम V2 होगा। नहीं तो आप देखो ऑप्शन में आपको क्या भी दिखाई दे रहा होगा 1200, वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, और आप एकदम खुश हो जाएंगे आंसर तो आ गया 1200। अरे भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा है, कितना पानी मिलाया जाए, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा गया है। नहीं समझे हैं आप लोग? अरे भाई 300 था ना, तो कितना पानी मिलाया जाए कि फाइनल वॉल्यूम 1200 हो जाए? तो 900 ml पानी मिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि 300 तो ऑलरेडी पहले से था। तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा? 300। समझ पा रहे होंगे मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ में। तो फाइनल वॉल्यूम बताओ, यहाँ से V2 माइनस V1 कर देंगे
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए, 1200 माइनस 300, तो यहाँ से वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए, 900 ml। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, क्या कॉपी हो चुका है? तो अब हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम क्या है भाई, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक थोड़ा सा ध्यान देना, मुझे लग रहा है लास्ट में कॉपी कर लीजिए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है बताइए। हमने पढ़ा है अगर हमारे पास में वीक एसिड है या वीक बेस है तो उसका हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। और बताइए पीएच निकालने के लिए उसमें हम लोग का दो डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम आया था, दो टर्म आया था जिसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते थे, एक तो एसिड के लिए एक बेस के लिए। और एसिड के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता था उसका क्या नाम था, के, और बेस के लिए क्या नाम था, केवी। और के का अल्फा का साथ में रिलेशन क्या होता है, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। अगर हम वीक एसिड की बात करेंगे, वीक एसिड में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, सी अल्फा अंडर रूट क्या होता है, K इंटू सी। और वहां से अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मिल गया है तो क्या निकाल सकते हैं, पीएच। क्या समझ पा रहे हैं? अगर हम वीक बेस दिया है तो वीक बेस दिया है तो बताओ वहां से डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा, वो क्या आएगा, केबी। और केबी जो होगा वो क्या होता है बताइए, केबी इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो बताइए यहाँ से OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C इंटू अल्फा। क्या हो जाएगा बताइए, C इंटू अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ केवी इंटू सी। अगर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकल गया है तो क्या निकाल सकते हैं, POH। क्या निकाल सकते हैं, POH। अगर POH निकल गया है और आपको निकालना है पीएच, तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 करके आप क्या निकाल सकते हैं, पीएच की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो भाई अभी तक हमने यही पढ़ा है। ऑस्टवर्ड में तीन ही पॉइंट है जो आपको याद होना है। ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट क्या है, दूसरी वीक एसिड के लिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, पीएच कैसे निकालना है, दूसरा अगर वीक बेस दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। तो आज हमारी सेकेंड टॉपिक शुरू हो रही है और लास्ट में इसको खत्म ही कर देना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारी जो सेकेंड टॉपिक शुरू हो रही है उसका नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। ये हमारी एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। वाटर को थोड़ा सा वाटर के बारे में जानना है। और जब भी वाटर का एक्सप्लेनेशन करेंगे भाई तो इसमें मैं 8 पॉइंट आपको लिखाऊंगा। तो इसमें कितने पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, 8 पॉइंट। समझ पा रहे हैं? तो इस वाटर के बारे में आपको 8 पॉइंट जानना है और उसमें भी मैं आपको 2 बॉक्स बनाऊंगा जिसको आपको लास्ट में याद करना है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो वीक एसिड वीक बेस के लिए पढ़ा है। अब हम वाटर के बारे में पूरा वाटर की स्टडी करेंगे। वाटर के बाद आपको सिखाया जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई? उसके लिए आपको एसिड कितना बताया गया था, 6। एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, HClO4। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा होता है, वीक एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और सारे क्या होते हैं, सॉल्ट। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग वाटर की बात करते हैं। तो बताइए शुरू करेंगे वाटर का डेंसिटी। अरे भाई डेंसिटी कितना होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है भाई, 1 ग्राम पर ml। अरे भाई वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ में लिखा है पर ml, मतलब वाटर का अगर वॉल्यूम 1 ml होगा तो उस वाटर का मास क्या हो जाएगा भाई, 1 ग्राम। अरे भाई ध्यान देना, ग्राम लिखा है मतलब वो मास है। अरे भाई है ना, ग्राम किसका यूनिट होता है, मास का। तो ग्राम पर ml लिखा है, ग्राम पर ml लिखा है, 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब उसका वॉल्यूम अगर 1 ml है तो उसकी मास कितनी हो जाएगी भाई, टेंशन में आ जाते हैं। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होती है भाई। अगर डेंसिटी तुम्हारा 1 है तो मास भी 1 होगा और वॉल्यूम भी क्या होगा, 1। तो अगर मान लीजिए डेंसिटी वाटर का 1 है, ध्यान दीजिएगा 10 मिनट तक कुछ भी कॉपी नहीं करना है, ध्यान दीजिए पहले बोर्ड पे, 30 मिनट तक पूरा बोर्ड पे ध्यान देना है। तो अगर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो वाटर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा, देखिए भाई यहां से बताइए वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा, वाटर का जो वॉल्यूम है वो कितना है भाई, 1 ml। अगर वाटर का वॉल्यूम 1 ml है तो वाटर का जो मास होगा भाई, वाटर का जो मास होगा क्या वो 1 ग्राम हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा ना भाई, तभी तो वॉल्यूम भी 1 है मास भी 1 है। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होती है, मास भी 1 है वॉल्यूम भी 1 है, तो डेंसिटी भी कितनी आ जाएगी, 1। तो यूनिट क्या आ जाएगा, 1 ग्राम पर ml। अगर वाटर का वॉल्यूम 1 ml है तो वाटर का मास कितना है भाई, 1 ग्राम। तो वाटर का वॉल्यूम, अगर वाटर का वॉल्यूम 2 ml होता तो उसका मास भी कितना हो जाता। अरे भाई अगर मान लो यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देना, 2 ml है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या समझ पा रहे, वाटर की डेंसिटी फिक्स है ना भाई, 1 ग्राम है। तो अगर तुमने
वॉल्यूम को 2 ml करा है, क्योंकि रेशियो वाटर की डेंसिटी तो 1 आनी चाहिए ना, तो मास को कितना ग्राम लेना पड़ेगा 2, तभी ना दोनों कटेगा तो आंसर आएगा 1। नहीं समझ में आया? आया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी चेंज नहीं होती है, 1 होती है। तो अगर हम बात करें भाई, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम 1000 ml लिख दे भाई, कितना लिख दें 1000 ml, तो उसमें बताओ वाटर का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा भाई 1000 ग्राम। अरे भाई हो जाएगा ना। और 1000 ml को क्या लिखा जा सकता है 1 लीटर। अरे भाई क्या लिख सकते हैं 1 लीटर। अब गए भाई, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मार्केट में जाएंगे और बोलेंगे मुझे अरे भाई 1 लीटर बोलो, वॉल्यूम का वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर बोलो, या अगर 1 लीटर बोलेंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा भाई 1000 ग्राम हो जाएगा। अगर वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर है तो उसका मास कितना हो जाएगा 1 kg। मतलब वाटर का जो वॉल्यूम है वही वाटर का मास हो जाता है। ऐसा मूल कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन कराया गया था, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो आप जाएंगे मार्केट में बोलेंगे मुझे 1 kg पानी चाहिए। अरे भाई 1 kg पानी चाहिए तो कितना पानी चाहिए 1 लीटर। कितना चाहिए 1 लीटर, क्योंकि वाटर का डेंसिटी फिक्स है, तो जो उसका मास होगा वही उसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसमें जो पहली पॉइंट आती है वो आती है कि वाटर का मोलारिटी कैसे निकाला जाए। अरे भाई वाटर का मोलारिटी कैसे निकाला जाए, और मोलारिटी का तो फॉर्मूला क्या ही होता है मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। अरे भाई मोल डिवाइड बाई क्या हो जाता है बताइए, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। अब मुझे बताइए वाटर का वॉल्यूम कितना है। अरे भाई वाटर का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। अरे भाई वाटर का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। अगर वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर है तो वाटर का मास कितना है 1000 ग्राम। अरे भाई कितना है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को आप क्या भी बोल सकते हैं 1 kg, क्या बोल सकते हैं। अच्छा बताइए मोल कैसे निकालते हैं, मास डिवाइड बाई मोलर मास। अरे भाई वाटर का मास कितना है 1000 ग्राम, कितना है बोलिए 1000 ग्राम, और ये तो वाटर का मास हो गया है। और मोल निकालने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है भाई 18 होता है। जब यहां से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 55.5 मोल पर लीटर। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो पहली बात आपको याद होना चाहिए कि वाटर का मोलारिटी जो होता है वो कितना होता है 55.5 होता है। तो दो टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास में वीक एसिड आ जाए या वीक बेस आ जाए उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई क्वेश्चन का टॉपिक, क्वेश्चन का टाइप तो आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो बहुत सब मिक्स हो जाएगा एक साथ में। याद रखेंगे अगर हमारे पास में वीक एसिड है और वीक बेस है और उसका पीएच निकालना है तो सबसे पहले कौन सा लॉ याद आना चाहिए ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में आपको 3 बातें याद होना चाहिए। पहला कि उसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनेशन क्या है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम डाइल्यूशन करते हैं कंसंट्रेशन कम हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ती है और अल्फा उसका बढ़ जाता है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे अगर वीक एसिड है या वीक बेस है, अगर उसमें हम पानी मिलाएंगे तो उसकी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती थी बढ़ जाती थी। समझ पा रहे हैं क्या। और अगर हम बात करते थे वीक एसिड का, अरे भाई वीक एसिड का के का वैल्यू क्या होता था बताइए, तो क्या बोलेंगे अल्फा स्क्वायर सी। और बताओ यहाँ से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना निकला था सी अल्फा, क्या वैल्यू निकला था के इंटू सी। अगर H प्लस निकल गया तो पीएच तो आराम से निकाल सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। पीएच का फॉर्मूला भी था लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, H प्लस याद रखना है। अगर वीक बेस की बात करेंगे भाई तो यहाँ में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या था Kb, और क्या होता था अल्फा स्क्वायर सी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में जो C होता है भाई क्या वो मोलारिटी होती है क्या, नहीं। यहाँ में जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं वो कौन सा कंसंट्रेशन होता है नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो हम लोग इस टॉपिक में जो कंसंट्रेशन यूज करेंगे वो मोलारिटी नहीं नॉर्मलिटी यूज करेंगे, ठीक है। और वैलेंसी फैक्टर निकालना आता है, एसिड के लिए कितना H प्लस रिप्लेसेबल है, वो बेस के लिए कितना OH निकल सकता है, आयन के लिए क्या चार्ज है, ये सब हम लोग को मालूम है। और बताइए अगर इसका OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या निकालेंगे तो आप बोलेंगे C अल्फा, और अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ में Kv इंटू सी। और बताओ यहाँ से अगर हमारे पास में वीक बेस दिया है, क्या दिया है भाई वीक बेस दिया है, जैसे मान लो भाई वीक बेस दिया है NaOH, क्या दिया है NaOH। क्या NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, वीक नहीं, मैंने बोल दिया इसका मतलब वीक नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है बोलिए स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या यहाँ से इसका पीएच यहाँ से निकलाएगा, नहीं। क्या यहाँ से इसका पीएच निकाला जा सकता है, नहीं, इसके लिए अभी पढ़ाया नहीं गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो याद रखना अगर आपको क्या दे दिया है भाई 10 की पावर -4 मोलर NH4OH दे दिया है, क्या दे दिया भाई 10 की पावर -4 मोलर NH4OH, बोलेगा इसका पीएच निकालिए, क्या निकालिए पीएच। तो ध्यान दीजिएगा टेंशन मत लेना। बताओ ये NH4OH वीक एसिड है कि वीक बेस है,
तो आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, तो आप बोलेंगे वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कितना ही होता है 5, स्ट्रॉन्ग एसिड कितना होता है 6। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होता है HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI। अगर बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की तो कितनी होते हैं 5। और किसका एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड कौन कौन सा सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, बेरियम। क्या होगा बोलो सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, बेरियम। इसके हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, बाकी सब क्या हो जाएगा वीक बेस होगा। पानी कैसा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अरे भाई क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। आज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप इसको क्या निकालना है भाई इसका पीएच निकालना है। अरे भाई क्या निकालना है पीएच। और बताओ यहाँ में इसकी मोलारिटी दिया है, क्या दिया है मोलारिटी। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ये पता करना पड़ेगा कि ये कैसा है, तो इसका नेचर कैसा है। तो आपको पता चला ये तो वीक बेस है, और वीक बेस है तो कहां जाएंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के पास, और वहां से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। अरे भाई क्या निकालेंगे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है बताओ C इंटू अल्फा। क्या होता है बोलिए C इंटू अल्फा। और बताओ यहाँ से जो C होगा वो क्या होगा नॉर्मलिटी। अरे भाई क्या होगा नॉर्मलिटी। अरे भाई तुम्हारा मोलारिटी कितना दिया है 10⁻⁴, लेकिन हमको कंसंट्रेशन C चाहिए, वो नॉर्मलिटी होता है, वो मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। और बताओ यहाँ से कितने OH निकल सकते हैं 1, तो उसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी है 1, मोलारिटी 10⁻⁴ है 1 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे C की वैल्यू कितनी हो चुकी है। अरे भाई C की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अरे भाई C की वैल्यू कितनी हो चुकी है 10⁻⁴। तो बताओ यहाँ में आपको क्या दे दिया गया है, बताओ यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या कंसंट्रेशन। क्या समझ पा रहे हैं ना। और अल्फा की वैल्यू दिया जाएगा या केवी का वैल्यू दिया जाएगा। तो बताओ क्या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। और OH माइनस जब निकालेंगे तो आपको क्या निकालना है POH निकाल सकते हैं। अरे भाई OH निकल जाएगा तो क्या निकलेगा POH। निकालना क्या था pH। तो फॉर्मूला क्या है pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो क्या वहां से क्या निकाला जा सकता है pH। कुछ भी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो कौन सा टेम्परेचर मानते हुए चलना है 25। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको डाउट नहीं है भाई। इसके बाद मैं आपको बताया था कि बताइए आपको तो ये मालूम है कि अगर हमारे पास में वीक एसिड है, जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसमें अगर आप क्या करेंगे भाई पानी मिलाएंगे, अरे भाई क्या करेंगे पानी मिलाएंगे तो भाई चेंज हो जाएगा क्या अल्फा। लेकिन आपको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी भी क्या चेंज हो जाएगा अल्फा। लेकिन आपको ना तो पानी मिलाना है ना तो टेम्परेचर मिलाना है और इसकी अल्फा को चेंज करना है, तो इसके लिए 2 इफेक्ट पढ़ाया गया था, एक तो कॉमन आयन इफेक्ट, दूसरा ऑड आयन इफेक्ट। क्या समझ पा रहे हैं ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा को चेंज करना है ना तो टेम्परेचर बढ़ा के ना तो वॉल्यूम बढ़ा के, तो उसके लिए 2 काम करते थे। अरे भाई अगर मान लो ये एसिडिक एसिड है तो यहाँ में आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा, और वो क्या है HCl। और भाई कोई भी मिलाओ लेकिन वो कैसा होना चाहिए भाई स्ट्रॉन्ग। कैसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। दोनों में क्या कॉमन मिल गया है भाई H+। तो जब कॉमन आयन इफेक्ट होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ता है कम हो जाता है, आंसर इज कम हो जाता है। क्या हो जाता है कम। लेकिन अगर दोनों में ऑड आयन इफेक्ट होगा, क्या होगा ऑड आयन इफेक्ट, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती है। कहने का ये मतलब है कि कॉमन आयन इफेक्ट हो या ऑड आयन इफेक्ट हो, दोनों में पहला कंडीशन तो सेम ही होता है कि हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलाना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी कंडीशन क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट में कॉमन आयन मिलना जरूरी है और उसका रिजल्ट क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कम हो जाता है। लेकिन ऑड आयन इफेक्ट में क्या होना चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलाना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है। 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा ना तो ऑड आयन इफेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो उसमें आपका जो ऑड आयन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए भाई H+ और OH- क्या आना चाहिए H+ OH-, जिसका वजह से रिजल्ट क्या हुआ था, रिजल्ट तो ये हो गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ गया। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो फिर वहां से आपने क्या पढ़ा था α1/α2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C2/C1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ V1/V2, ऐसा एक फॉर्मूला था। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा भाई फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अरे भाई हो गया है ना। इसमें कितना फॉर्मूला है, अरे भाई 2, एक तो ये वाला फॉर्मूला है और दूसरा ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद हम पढ़ रहे थे जल, क्या पढ़ रहे थे पानी। पानी में तो 2 ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले थोड़ा सा ध्यान दो। वाटर का नॉर्मलिटी कितनी होती है, वाटर की नॉर्मलिटी, अरे भाई 55.5, जो मोलारिटी वही नॉर्मलिटी। वाटर से कितने H+ रिप्लेसेबल है भाई, कितने H निकाला जा सकता है 1। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब वाटर के लिए क्या ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन का पूरा कैलकुलेशन वैलिड हो सकता है, क्या हो सकता है। क्या बताओ यहाँ से वाटर 1 लीटर वाटर में वाटर के कितने सारे मॉलिक्यूल थे 55.5 इंटू Na। एक लीटर पानी में H+ आयन के कितने कंसंट्रेशन थे भाई 1 लीटर वाटर कंटेन हाउ मेनी आयंस ऑफ H+,
10 की पावर -7 इंटू Na। क्या समझ पा रहे हैं भाई? अगर आप 1 लीटर पानी पी जाएंगे तो कितने मोलिक्यूल को पी जाएंगे भाई? 55.5 इंटू Na। क्या वाटर के बारे में बहुत सारी डिस्कशन हुई थी? क्या वाटर के लिए हमारा वाटर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो किसके लिए भी डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा, और इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था? के। और के को क्या लिखते थे? अरे भाई वाटर को जब तोड़ेंगे, अरे भाई वाटर को तोड़ेंगे तो H प्लस OH माइनस आएगा, तो के को क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो आएगा ना भाई। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट था, के था, लेकिन इसमें इस वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं थी। क्या हम लोग उसके बाद एक फॉर्मूला पढ़े थे जिसका नाम था KW? अरे भाई क्या नाम था? KW का नाम क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या नाम है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW का फॉर्मूला क्या है? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। वहां से एक फॉर्मूला आया था। एक तो पहला फॉर्मूला वाटर के लिए, दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है? H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? KW के बराबर होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई? PKW। क्या है बोलिए? PKW इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? ये तो याद होना चाहिए सबसे पहले। KW इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। फिर क्या होता है? PKW। अरे भाई क्या होता है? PKW क्या होता है? PH प्लस POH। क्या इसकी वैल्यू कभी कभी 14 होती है, कभी कभी 12 होती है? अरे भाई 14 कब होती है? जब टेम्परेचर कितना होता है? 25। और जब टेम्परेचर कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। तो PH प्लस POH की वैल्यू कितनी होती है? 12। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अगर मान लो यहाँ में ध्यान देना, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, pH की वैल्यू 7 भी हो सकती है, POH का वैल्यू 7 होगा। टेम्परेचर कब होगा? 25। और pH की वैल्यू 6 भी हो सकती है और POH का वैल्यू 6 भी हो सकता है। कब? जब टेम्परेचर कितना होगा? 90। क्या pH स्केल चेंज किया जा सकता है टेम्परेचर बढ़ा के? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन हम लोग का सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो ही टेम्परेचर होगा, एक तो 25 और दूसरा 90। अगर ध्यान देना, अगर आपसे कोई बोल देगा कि एक pH की वैल्यू भाई कितनी है? 5 है। अरे भाई एट कितनी डिग्री टेम्परेचर पे भाई? 90 डिग्री टेम्परेचर पे। तो बताओ POH क्या होगा? तो क्या करेंगे भाई? अब बताओ, तुमको मालूम है कि 90 डिग्री बोला है तो कौन सा स्केल यूज करना पड़ेगा? pH प्लस POH इक्वल टू 14 वाला नहीं, pH प्लस POH इक्वल टू कौन सा लेना पड़ेगा? 12। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो यहां से अगर pH 5 है तो POH क्या होगा बताओ? तो 12 माइनस 5 करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर मेंशन है। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं होता तो हमेशा क्या लेते? 14 लेते। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग लास्ट में पढ़ लिए थे, और आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। लास्ट में KW का आंसर क्या था? 10 की पावर -8। लास्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए थे, pH निकालना था। चलिए लिखिए, इफ KW इक्वल, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया था। तो यहाँ में KW की वैल्यू ये ऐसा 10 की पावर -13.4, ये क्वेश्चन हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट में लिखेंगे, इफ pH ऑफ प्योर वाटर if pH of pure water if pH of pure water is 4, if pH of pure water is 4, at a temperature, if pH of pure water is 4 at a temperature, find pKW and KW. Find pKW and KW. देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है, आपको क्या दिया है? pH की वैल्यू क्या दिया है भाई? 4। समझ पा रहे हैं ना? किसका pH का वैल्यू 4 है? एक कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे pH का वैल्यू 4 आया, किसका? प्योर वाटर का। मतलब ये जो कौन सी वाली पॉइंट है भाई? न्यूट्रल वाली पॉइंट, न्यूट्रल वाला पॉइंट होगा, है कि नहीं? तो आप मुझे बताना, सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, अगर प्योर वाटर लिखा है तो जो pH का वैल्यू होगा वही POH का वैल्यू होगा। अरे भाई होता है कि नहीं होता है? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होता है,
और भाई हमेशा बराबर होता है प्योर वाटर का। किसका भाई? प्योर वाटर का। तो बताइए अगर पीएच की वैल्यू 4 है तो पीओएच का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। क्या समझ पा रहे हैं? तो बताओ पीकेडब्ल्यू क्या होता है? पीएच प्लस पीओएच। पीएच 4 है, पीओएच भी 4 है, तो पीकेडब्ल्यू कितना हो जाएगा? पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो केडब्ल्यू क्या होता है? 10 की पावर -8 निकल जाएगा ना। इस स्केल के लिए बताइए, इसके लिए हमारा एक स्केल होगा और न्यूट्रल वाला कौन सा है भाई? 4। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 8। कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर कोई भी होगा और उस टेम्परेचर पे प्योर वाटर का ये न्यूट्रल पॉइंट आई है वो 4 आई है। समझ पा रहे हैं ना? मतलब 4 से कम होगा तो एसिडिक, 4 से ज्यादा होगा तो बेसिक। और मैक्सिमम स्केल कहां तक जा सकता है? 8 तक। क्या समझ पा रहे होंगे? आपको समझ पा रहे होंगे भाई आप लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस pH of solution is 5, find OH minus आयन का concentration। At 90 degree Celsius OH minus concentration of a solution क्या आपको समझ में आया है? बोला है कि ये 25 डिग्री सेल्सियस है, उसका पीएच कितना है? 5 है। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बताइए। तो आप लोग जानते हैं टेम्परेचर 25 है और पीएच कितनी है भाई? बताइए पीएच इज इक्वल टू 5। तो बताइए आप लोग जानते हैं सबसे पहले सोल्यूशन में आपको OH माइनस निकालना है, तो पहले आप निकालेंगे पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14। तो बताओ पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 माइनस पीएच, और पीएच की वैल्यू कितनी है? 5, तो कितना आ जाएगा? 7। अच्छा 14 माइनस 5 9 होता है। तो बताइए यहाँ से OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 की पावर -9। और यहाँ में बोला है कि एट 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है तो OH माइनस, देखिए OH माइनस कंसंट्रेशन बताना है। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना है? इतना है। और क्या बताना है? पीएच और नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो देखना भाई, अब यहाँ में टेम्परेचर आपको दिया है 90 डिग्री वाला, और 90 में बताओ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 10 की पावर -5। तो यहाँ से बताओ पीओएच कितना हो जाएगा? अगर 10 की पावर -5 है तो पीओएच कितना होगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? अगर पीओएच 5 हो जाएगा तो पीएच निकालना है, तो लेकिन पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू 12 लिखूंगा या 14? 12, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ में कितना है? 90 डिग्री। तो बताओ पीएच की वैल्यू क्या हो गई? 12 माइनस पीओएच। तो पीएच की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा? 12 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा? 7। और बताओ ये ध्यान देना, क्या है? एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक है क्या? ये श्योर है आप लोग बेसिक है? कैसे पता चला? क्योंकि जब टेम्परेचर होता है 90 डिग्री तो उसका न्यूट्रल क्या होता है? 6, मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या होता है भाई? बोलिए। मैक्सिमम तो 12, लेकिन अभी हमारा पीएच 6 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 आ गया है। मतलब ये इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। देखिए फाइंड नंबर ऑफ H प्लस आयन। फाइंड नंबर ऑफ H प्लस आयन, find number of H plus ion in 1 liter solution। find number of H plus ion in 1 liter solution having pH 10। क्या बोल रहे हैं? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बताइए। नंबर ऑफ H प्लस आयन बताइए जब 1 लीटर सोल्यूशन है। 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने होंगे?
जब उसका पीएच कितना है 10 की पावर -10। समझ पा रहे हैं क्या? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व किए थे। अगर मान लो पीएच 7 है, न्यूट्रल पॉइंट की बात करते हैं, तो उस समय H प्लस साइन के कितने H प्लस के कितने आयंस होते थे? 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाई n। समझ पा रहे हैं क्या? तो ध्यान देना, अगर मान लो यहाँ में लिखा है pH है 10, तो बताओ यहाँ से H प्लस आयन के कंसंट्रेशन कितने होंगे? 10 की पावर -10 मोल पर लीटर, होगा कि नहीं होगा? मतलब 1 लीटर H2O कंटेन 10 की पावर -10 मोल ऑफ क्या होगा? H प्लस होगा, यही ना। 1 लीटर पानी होगा तो उसमें H प्लस आयन के कितने मोल प्रेजेंट है? 10 की पावर -10। क्या समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन इतने मोल है, आपको आयंस पूछा है, तो बताओ यहाँ में क्या करेंगे? 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाई n है, कितने क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ H प्लस आयन। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो 1 लीटर पानी में H प्लस के कितने आयंस होंगे? तो आंसर इज 10 की पावर -10 इंटू Na।